ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यहाँ पर क्या है, पहले डेफिनेशन अगर हम लें इसकी, ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस सिमिलर टू चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि जो कंडक्टर में चार्जिंग होती है किस प्रोसेस से, इंडक्शन। ये प्रोसेस सिमिलर टू चार्जिंग बाय इंडक्शन इन कंडक्टर्स आल्सो टेक प्लेस इन इंसुलेटर की। इसी तरह का एक प्रोसेस है जो इंसुलेटर्स में होता है, उसी को हमने क्या नाम दिया, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के हम आगे सारा प्रोसेस देखेंगे, लेकिन एक बार हमें कंडक्टर्स के अंदर होने वाला इंडक्शन याद कर लेना चाहिए। इंडक्शन में क्या था याद करो, हमने इंडक्शन मेथड के अंदर ऐसे किया था कि एक हमारे पास मेटल स्फीयर था, दूसरा यहाँ पर इस तरह से कोई भी सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिव यहाँ इकट्ठा हो जाता था, पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा हो जाता था। इसको हम यहाँ से ग्राउंड कर देते थे और एक ग्राउंड वाला चार्ज सारा का सारा नीचे चला गया, ठीक है, ग्राउंड में चला गया। इसको ये भी कह सकते हैं कि नीचे चला गया, दिया इक्विवेलेंटली इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर आए कंबाइन, यहाँ पर आए कंबाइन, खत्म, ये सारा चार्ज खत्म। और फाइनली हमारे पास जो मेटल स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज मिल जाता था। तो इस तरह से हमने ये क्या किया, इंडक्शन। तो इंडक्शन में देखो चार्ज एक तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो गया था, एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया था। एक ऐसा ही प्रोसेस जैसे कि कंडक्टर्स में हुआ है, इंसुलेटर्स में भी होता है। ये यहाँ पर किसके अंदर हुआ है, कंडक्टर्स के अंदर। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस किसके अंदर भी होता है, इंसुलेटर, लेकिन उस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं इंडक्शन में। ध्यान देना, इंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स में होता है, और उसी जैसा एक प्रोसेस जिसको नाम दिया पोलराइजेशन वो इंसुलेटर्स में होता है। देखें क्या होता है पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन प्रोसेस से कोई भी यानी कि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स चार्ज्ड बॉडी। यानी कि पहली बात तो हमने ये लिखी कि इस पोलराइजेशन प्रोसेस से कोई भी न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कैसे देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। और सपोज करो इसके पास ही हमारे पास कोई भी मटेरियल रखा हो, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इंसुलेटर लेना, इंसुलेटर हमने ले लिया। मान लो मेरे पास ये कोई भी एक इसी तरह से इंसुलेटर है, इंसुलेटर यानी कि हम यहाँ पर पेपर ले लेते हैं, ये पेपर का कोई भी पीस है। तो इसमें पेपर का क्या होगा, पेपर क्योंकि इंसुलेटर है तो हमें पता है इंसुलेटर में एटम कैसे होते हैं, न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे के सारे इस साइड अट्रैक्ट होंगे। रिजल्टेंट इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव तो रिपेल करके उस साइड भागेगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस साइड भागने की कोशिश करेंगे। रिजल्टेंट ये एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ चला जाएगा और नेगेटिव कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी कि नेगेटिव कुछ इस साइड आ जाएंगे और ये पॉजिटिव उस साइड चला गया, नेगेटिव इस साइड आ गए। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम इस तरह से ना दिखाकर ओवरऑल क्या करते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी कि इन सब का जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, दूसरी साइड अपोजिट साइड शिफ्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे इसके अंदर इंसुलेटर के अंदर यही प्रोसेस होता है। यानी कि मैं क्या बनाऊँ, हर बार इस तरह से तो प्रोसेस नहीं कर सकते, एक हमने मॉलिक्यूल का या आइटम का प्रोसेस दिखा दिया कि ये जस्ट लाइक क्या होगा, इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होने के बाद इस साइड पॉजिटिव हो गया, इस साइड नेगेटिव हो गया। तो सारे के सारे इस पेपर के अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसे भी मिटा देते हैं हम, यहाँ भी कैसा हो जाएगा, ये इसी टाइप से सेम, यहाँ भी इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से जो ये फॉर्मेशन हुई है पोल्स की, एक तरफ नेगेटिव दिख रहा है तो देखो ये साइड टेल की तरफ या इस साइड देखोगे तो सिर्फ पॉजिटिव दिखाई देगा,
देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम देखें डॉटेड लाइन से इस साइड सारा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और डॉटेड लाइन के राइट साइड में देखें तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल इस पेपर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बीच के जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, 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 यानी कि ये बीच का पोर्शन ऑलमोस्ट क्या हो गया, इनका जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है या जो इन चार्ज का इफेक्ट है वो क्या होगा, बैलेंस हो गया। ये नेगेटिव इस साइड अट्रैक्ट होता है और ये पॉजिटिव ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा, और ये यहाँ पर नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। अब तुम ये देखो कि कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, नेगेटिव क्योंकि इस पॉजिटिव के क्लोज है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा, दिस विल बी स्ट्रॉन्गर। और यहाँ पर जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव से दूर है, रिपल्शन तो होगा बट ये क्या होगा, यहाँ पर वीकर हो। तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, वीकर रिपल्शन है, ओवरऑल भी क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इसके साथ स्टिक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या थी, ये न्यूट्रल बॉडी थी, इंसुलेटर। तो न्यूट्रल बॉडी इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, एक तरफ पॉजिटिव बना एक तरफ नेगेटिव बना इंसुलेटर्स के अंदर, इसी को हमने क्या नाम दिया है, पोलराइजेशन नाम दिया है। तो दिस इज पोलराइजेशन। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे कई सारे एग्जांपल हैं इस पोलराइजेशन के, तो वो देख सकते हैं क्या है यहाँ पर। मैं अब यहाँ पर ये कहूँ कि जैसे पेपर है, मैं अगर एक इस तरह से ये ले लेता हूँ, मेरे पास एक ये प्लास्टिक स्केल है, मैंने प्लास्टिक स्केल को किसी सिंथेटिक कपड़े के ऊपर से रब किया, तो रब करने के बाद तुम्हें पता है ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमने नहीं सोचना ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से जो ये पेपर के पीसेज हैं, यानी कि ये क्या है, बिट्स ऑफ पेपर, ये बिट्स ऑफ पेपर क्या होंगे, इस तरह से अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। रिजल्टेंट सिचुएशन, ऊपर नेगेटिव बनेगा, नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बनेगा और ये अट्रैक्ट होकर क्या होंगे, इसके साथ स्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चार प्लास्टिक स्केल है, इसमें न्यूट्रल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रही है। साथ के साथ एक चीज और भी होगा, अब ये है तो न्यूट्रल, जब पेपर यहाँ पर आकर स्टिक हो जाएगा, पेपर जब यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, तो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अब क्या हो गए, सेम डिस्टेंस पर हो गए, अट्रैक्शन भी सेम है, रिपल्शन भी सेम है। तो ये क्या होगा, इससे थोड़ी देर में नीचे गिर जाएगा। तो तुम जब ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो इस स्केल से तुम क्या पाओगे, पेपर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, अट्रैक्ट के बाद गिर भी रहे हैं, फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर अट्रैक्ट, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडीज को अट्रैक्ट करता है। और भी यहाँ पर कि जैसे मैं एक एग्जांपल फैन एंड डस्ट का, ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए क्या होता है। इस एग्जांपल में भी हमने देखा है कि जो फैन इस तरह से, ये सीलिंग फैन है और सीलिंग फैन में जो इसके विंग्स है, यानी कि सपोज ये हमारे पास सीलिंग फैन के विंग्स हो, ये दो विंग्स मैंने दिखा दी, तीसरा भी होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये फैन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करके एयर से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण इसके विंग्स क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, चाहे पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव भी हो, डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन, बट ये चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल, ये मान लो क्या है, डस्ट पार्टिकल है, फाइन डस्ट पार्टिकल जो रूम के अंदर होते हैं, मान लो अगर ये रिंग्स पॉजिटिवली चार्ज हुए हैं, तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल का भी इसी तरह से पोलराइजेशन हो जाता है, नेगेटिव ऊपर आ गया, पॉजिटिव नीचे आ गया, ये क्या हो गया, इसके साथ स्टिक हो। पेपर थोड़ा सा हैवी था, ये स्टिक होकर नीचे गिर गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है दे आर जस्ट लाइक पाउडर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके साथ स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, और इतना इनका वेट नहीं होता कि ये क्या हो, फिर अपने आप ही अपने वेट की वजह से नीचे गिर सकते, ये चिपके रह जाते। तो नीचे तुम देखोगे फैन के कुछ टाइम के बाद बड़ी गंदगी लगी होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो चिपक जाते हैं। ये मेनली ये प्रोसेस कब ज़्यादा होता है, एक तो होता है ड्राई डेज, ड्राई डेज यानी कि जैसे अगर हम बात करें हमारे पास मई एंड जून की गर्मी है नॉर्थ इंडिया में, तो इनमें यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, जो ह्यूमिडिटी बड़ी लो रहती है इन दिनों, ठीक है। लेकिन जब जुलाई का मंथ आता है, अगस्त का मंथ आता है, तो यहाँ ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी बड़ी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी
बढ़ने की वजह से डस्ट पार्टिकल जो है थोड़े से वेट होते हैं और वो क्या होते हैं उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। पानी के अंदर है ना कि वे पानी कोशिश करता है दो मटेरियल्स को चिपकाने की, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर से ये सरफेस जुलाई अगस्त के महीने में वेट रहता है, थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, तो यहाँ पर ये एक बार अटैक होने के बाद स्टिक ही हो जाते हैं। तो पंखे सबसे ज़्यादा गंदे कब होते हैं नीचे से, वो जून जून में नहीं, जुलाई अगस्त, जब यहाँ पर क्या हो, ह्यूमिड कंडीशन हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तो ये भी हम इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पोलराइजेशन से। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो प्रोसेस है हमारे पास, पर एक बार हम इसको सम अप और करें तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आती है कि इंडक्शन प्रोसेस और पोलराइजेशन प्रोसेस बाय नेचर देखें तो सिमिलर है। बस इंडक्शन के अंदर क्या हुआ है, इंडक्शन के अंदर हम कंडक्टर्स के अंदर, जो कंडक्टर्स के अंदर हो रहा है उसको हमने इंडक्शन नाम दिया, और जो इंसुलेटर के अंदर हो रहा है वो यहाँ पर हमने क्या नाम दिया, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन प्रोसेस इंसुलेटर्स के अंदर है और जो इंडक्शन प्रोसेस है वो कंडक्टर्स के अंदर है। तो ये प्रोसेस था, तो इसे हम ये इस तरह से एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कुछ एक चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं, उसी की हम बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है कि कंजर्वेशन का मीन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल चार्ज है वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा या फिक्स बना रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज फिक्स बना रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको आप समझते हैं यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों ले रहे हैं। हमें पता है कि कंजर्वेशनल लॉज की बात करें तो 4 कंजर्वेशनल लॉज हैं, पढ़े हैं। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो वो सारे हमने 11th में पढ़े हैं। सिर्फ यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, वही हम किस में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में। तो इसके अंदर मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन किन किन प्रोसेसेस में वैलिड होता है। तो वो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम किसी डीके प्रोसेस की बात करें। डीके प्रोसेस यानी कि रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेसेस होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, जिनमें से अपने आप ही अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डीके प्रोसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इस तरह से लें, हमारे पास सपोज यूरेनियम है 92 234 238 आइसोटोप हमने यूरेनियम। जब यूरेनियम यहाँ पर डिके होता है अपने आप ही, तो इसमें क्या निकलता है, एक तो यहाँ पर बन जाता है थोरियम 90 एंड 234, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है 2 और 4। ये यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, ये यूरेनियम 238 आइसोटोप है, डिके होता है, थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है और एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इस सिचुएशन में अगर देखें, बिफोर डीके प्रोसेस, बिफोर डीके हम देख सकते हैं ये 92 है, ये तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, इसको चार्ज नंबर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, और ये यहाँ पर क्या है, इसका मास नंबर। तो यहाँ पर ये जो चार्ज नंबर है ये कितना है, 92। एक पार्टिकल के ऊपर एटम में जो चार्ज होता है वो किसके बराबर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि जो बेसिक है अभी हम पढ़ेंगे, बेसिक जो चार्ज है वो ई प्लस माइनस 1.6 10⁻⁴ कितना लेते हैं हम, 90 कूलम लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक पार्टिकल जो इसका चार्ज नंबर है या जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, ई। तो यहाँ पर जो इस पर चार्ज बनेगा वो कितना बन जाएगा, क्योंकि ऐसे 92 पार्टिकल है तो कितना होगा, 92 ई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें, बिफोर डिके देखें तो 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 92 टाइम्स ऑफ ई है, और आफ्टर डिके देखें अगर हम, आफ्टर डिके इट इज अगेन 90 प्लस 2, इट मीन अगेन 92 ई, फिर भी इतनी है। तो यानी कि इस पूरे डिके प्रोसेस में चार्ज बिफोर डिके एंड चार्ज आफ्टर डिके क्या है, बराबर है। इसी तरह से हमने जो पॉपुलर सा एक्सपेरिमेंट किया था, क्या, ग्लास रोड एंड
सिल्क क्लोथ का एग्जांपल लिया था, ग्लास कोट एंड सिल्क क्लोथ। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे मैं अगर ये ग्लास लेता हूँ और ये यहाँ पर सपोज सिल्क है, तो ग्लास के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आता था उतना ही एग्जैक्ट नेगेटिव चार्ज क्या आता था सिल्क पर आता था। कैसे जज हुआ ये? हमने ये देखा कि जब हमने ग्लास को सिल्क से रब किया, रब करने के बाद इन दोनों को दोबारा फिर क्या कर दिया, टच कर दिया। टच करने के बाद ये देखते थे कि चार्ज क्या हुआ, नहीं, वैनिश हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जितना इसके ऊपर चार्ज आया उतना ही अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इसके ऊपर आया। तो यहाँ पर भी हम बाय एक्सपेरिमेंट ये कह सकते हैं कि जब टच करते हैं दोनों को दोबारा से, तो यहाँ पर चार्ज वैनिश आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये बना कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर, ग्लास के ऊपर, वो हम कह सकते हैं +3e। +3 ई क्या है मैंने लिख दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, और इस पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर क्या आएगा +3e। इसी तरह से सिल्क के ऊपर जो है टोटल नेगेटिव 4 ओम सिल्क, ये कितना हो गया -3e। तो यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, देखो डेफिनेशन क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, हमने मान लिया ये पूरा प्रोसेस किसमें हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम में। दोनों को ऐड कर दो, एक बार ऐड करोगे तो क्या होगा यहाँ पर दोबारा सिस्टम में 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम क्या कहोगे कि बिफोर रबिंग ग्लास एंड सिल्क, बिफोर रबिंग इस पर चार्ज कितना था 0, इस पर भी चार्ज कितना था 0, और आफ्टर रबिंग चार्ज कितना आया +3e और -3e। अगेन सम करते हैं तो क्या है 0। तो ये तो सिचुएशन हमने लिख ली आफ्टर रबिंग की, और यहाँ पर अगर हम लिखें बिफोर रबिंग तो क्या बनेगा बिफोर रबिंग में कि ग्लास के ऊपर जो चार्ज था बिफोर रबिंग 0 था, इसी तरह से सिल्क के ऊपर जो चार्ज था बिफोर रबिंग 0 था, टोटल यहाँ भी 0 बनता है, टोटल वहाँ भी 0 बनता है। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, 0 था तो क्या है इट इज अगेन 0। तो ये दो एग्जांपल हो गए। इसी तरह से हम और एग्जांपल दे सकते हैं इसका। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। थर्ड इज पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन को अगर हम नाम से पता लग रहा है कि इसमें पेयर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में कब होता है, अगर हम यहाँ पर कोई फोटोन्स ले लें, फोटोन ले लें या फोटोन्स है हमारे पास गामा रे के फोटोन्स, गामा 0 एंड 0, इसको हम जब कभी इंटरेक्ट करवाते हैं विद मेटल, मेटल के साथ जब ये इंटरेक्ट करता है तब यहाँ पर क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है और एक यहाँ पर क्या बन जाता है, पॉजिट्रॉन बन जाता है। ये यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये जो पार्टिकल बना है ये यहाँ पर क्या है पॉजिट्रॉन। ध्यान देना यहाँ पर E+ कौन सा है, पॉजिट्रॉन, पहली बार आया होगा ये सामने तो इसको ध्यान रखना पॉजिट्रॉन। तो इस पॉजिट्रॉन को हम लिख भी लें कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल मीन जस्ट उसके जो अपोजिट पार्टिकल है, हमें लगता है कि वो प्रोटॉन है बट वो प्रोटॉन नहीं है, वो क्या है इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वही कौन है, पॉजिट्रॉन है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की तो चार्ज क्या होता है एग्जैक्टली सेम, सिर्फ साइन अपोजिट होते हैं इनके बीच में। मास भी दोनों का सेम होता है, मैं ये लिख सकता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ पॉजिट्रॉन सेम। ठीक है, दोनों का मास क्या रहता है सेम और चार्ज क्या रहता है अपोजिट, तो एग्जैक्टली इसका यहाँ पर क्या बनाएंगे एंटी पार्टिकल। तो इस प्रोसेस में हम देखें कि चार्ज का कंजर्वेशन कहाँ हुआ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर अगर हम देखें गामा क्या है, ऐसे गामा रेडिएशंस कह लो या फोटॉन्स कह लो उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, अनचार्ज। तो यहाँ पर भी अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल चार्ज को मिलाएंगे, मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम है, और इस पर कितना है +1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। दोनों को जब मिलाएंगे तो ये भी क्या है 0। तो मैं कह सकता हूँ कि बिफोर पेयर प्रोडक्शन
production reaction charge is zero, and after pair production reaction again total sum is zero. It means again charge is conserved। इस रिएक्शन में एक चीज और भी है, हम अगर देखें ये क्या था, एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, रेडिएशन है या फोटोन्स है, फोटोन्स का रेस्ट मास तो जीरो है, यानी कि एनर्जी है, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मास के अंदर कन्वर्ट हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें एनर्जी से मास कन्वर्ट हो जाए, तो ये उसका रिएक्शन है, इनके मासेस है, फिक्स मासेस है, और यहाँ पर क्या मास नहीं है, तो एनर्जी से मास में कन्वर्जन हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है, दिस इज एनिहिलेशन रिएक्शन। एनिहिलेशन मीन डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना। एनिहिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो जब हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन हो और एक पॉजिट्रॉन हो, दोनों को अगर हम स्पेशल कंडीशंस में कंबाइन करवाएं, हाई एनर्जी दें, तब ये कंबाइन होकर दोबारा क्या बना देते हैं, गामा रेज के फोटोन। जस्ट जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखा है उसी का क्या लिखा है, रिवर्स लिखा है। यहाँ पर ये क्या है, देखो मास है, और यहाँ पर क्या बन गई है, एनर्जी। तो मास से एनर्जी का तो एग्जांपल आ गया, लेकिन जब कोई एनर्जी से मास बन रहा है तो हमारे पास एक ये रिएक्शन है, पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे हुआ, टोटल चार्ज क्या था इन दोनों का ऐड करें, क्या है, जीरो, और गामा फोटॉन्स का भी टोटल चार्ज कितना है, जीरो। तो इस रिएक्शन में भी यहाँ पर क्या हुआ, एनिहिलेशन ऑफ रिएक्शन में भी चार्ज कंजर्व है। इसी तरह से कोई हम और रिएक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास रेडियो एक्टिव रिएक्शन भी हैं, उनके अंदर भी हो सकता है, ये भी लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन मैं लिखता हूँ, अगर हम रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की बात करें या डीके प्रोसेस की बात करें, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे पास सपोज करो कोई हमारे पास मटेरियल है, सपोज कैल्शियम है, कैल्शियम का आइसोटोप है 2044, और मैंने इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवा दी। और वो बम्बार्डमेंट किससे करवाई मैंने, सपोज 11H, इसको हम क्या नाम लेते हैं, प्रोटॉन, इससे मैंने बम्बार्डमेंट करवाई। बम्बार्डमेंट के बाद जो यहाँ पर रिएक्शन चलता है, तो एक SC स्कैंडियम 21 और 44 ये बन जाता है, और साथ में यहाँ पर एक न्यूट्रॉन निकल जाता है, न्यूट्रॉन 44, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में भी अगर आप देखोगे 20+1 21, यानी कि जो चार्ज नंबर है बिफोर दिस रिएक्शन, चार्ज नंबर क्या है यहाँ पर 21 है, और आफ्टर रिएक्शन अगेन इट इज 21। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास रिएक्शन है और भी हम लिखेंगे अगर, तो सबके अंदर क्या आएगा, चार्ज कंजर्व ही आएगा। तो इन सभी एग्जांपल्स के बाद हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज क्या रहता है, कंजर्व करता है, ठीक है। एक ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है, इट इज पॉजिट्रॉन। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है, एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये एक सिंपल सी सिचुएशन है। यहाँ पर ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज सिर्फ क्या बताती है कि चार्ज का हमें क्या करना होगा, हमें अलजेब्राइक सम करना होगा। यानी कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज अगर देखेंगे, तो हम उसका कौन सा सम करेंगे, अलजेब्राइक सम। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी चार्ज है, इसमें चार्ज कोई भी बॉडी है, उसमें चार्ज इस तरह से प्रेजेंट है Q4, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर जो हम ओवरऑल चार्ज जो इस पर अपीयर होगा, दैट विल बी सम ऑफ दीज चार्जेस, और वो सम कैसा होना चाहिए, अलजेब्राइक सम, Q3 Q4 एंड सो ऑन। तो ये यहाँ पर बताता है अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो चार्ज एडिटिव है। तुम अगर देखोगे ये पहले भी करके आए हो, इस आर्टिकल में कोई खास नहीं है। जब हमने ये बात की थी कि जब एटम इज न्यूट्रल की बात हमने की थी, तो उसमें हम ये बात कर ही रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, बराबर है। तो प्रोटॉन्स का जो टोटल चार्ज है उसका और इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल चार्ज है उसका अगर हम सम करते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाता है, जीरो। तो वहाँ भी हम क्या कर रहे थे, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। तो ध्यान रखना, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, अलजेब्राइक सम से है।
एक हम न्यूमेरिकल ले या एक सिचुएशन ले कि मेरे पास सपोज करो एक इस तरह से कोई भी बॉडी गई, ठीक है। इस बॉडी के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है, सपोज 10 माइक्रोकूलम, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। कूलम्स लॉ के नाम से या कूलम साइंटिस्ट के बाद ये दिया गया था, तो यहाँ पर चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। और माइक्रोकूलम क्या होता है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ 11th में किया है आपने, तो 10 माइक्रोकूलम। इसी तरह से सपोज करो एक हो रहा है 4 माइक्रोकूलम, एक है यहाँ पर सपोज करो -2 माइक्रोकूलम, इसको प्लस ले लो। इस तरह से सपोज करो एक बॉडी के ऊपर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मान लो मैं ऐसे करूँ कि यहाँ पर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये 3 हमारे पास बॉडीज हैं और किसके अंदर रखी हुई हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जो ये रेड बाउंड्री है, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम में ये 3-4 बॉडी को हमने क्या किया, टच किया। टच करके हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो अब इनके ऊपर नए चार्जेस क्या है, अगर शुरू में इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है और इस पर Q3 है, तो न्यू चार्जेस पूछे। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो जो रूल कहता है कि बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग चार्ज तो कंजर्व रहना चाहिए। तो चार्ज कंजर्व कैसे रहेगा, टोटल अगर मैं ये कहूँ कि बिफोर टचिंग टोटल चार्ज कितना बनेगा, टोटल चार्ज +10, उसके बाद -2, फिर +4, ये यहाँ पर बनेगा माइक्रोकूलम, यानी कि कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम प्लस, ठीक है। जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर अब ये जो 12 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये सब में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि आफ्टर टचिंग टोटल, या टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा, टोटल चार्ज वो तो सेम ही रहेगा, कितना रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग 12 माइक्रोकूलम। लेकिन ये तीनों में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड्स इक्वली, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यों इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर देखो अभी हम ये आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर अगर बॉडीज के साइज बराबर है, साइज यानी कि साइज से एक टर्म आएगी कनेक्टेड पोटेंशियल, कि अगर यहाँ पर तीनों बॉडीज के साइज अगर सेम है तो यहाँ पर चार्ज इक्वली बढ़ जाएगा। और मैं अगर 12 माइक्रोकूलम का इक्वली करूँ तो नए चार्जेस क्या बनेंगे, Q1 डैश, Q2 डैश और Q3 डैश, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ज का क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो मैं ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे पास अगर सपोज ऐसी सिचुएशन हो, मेरे पास सपोज 2 मेटल स्फीयर हैं, दोनों हमारे पास क्या है यहाँ, मेटल स्फीयर, और इन दोनों मेटल स्फीयर में सपोज एक पर चार्ज 0 है और एक पर सपोज चार्ज कितना है, 6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर मैं दोनों को टच करता हूँ, मैंने दोनों को टच कर दी, टच कर दी, -6 माइक्रोकूलम और ये 0 कूलम। तो जब दोनों को टच करके हम फिर सेपरेट करेंगे, फिर दोबारा हम सेपरेट करेंगे, तो सिचुएशन क्या बनेगी, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, ये सिचुएशन बन जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, टोटल चार्ज बिफोर टचिंग देखें तो -6 माइक्रोकूलम है, टोटल चार्ज आफ्टर टचिंग देखें, सेपरेट करें, तब भी यहाँ पर क्या रहेगा, -6 माइक्रोकूलम होगा, सिर्फ वो क्या होगा, बढ़ गया। तो हमें यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालना है कि अगर हमारे पास सपोज करो, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर क्या चेंज करें कि अगर मान लो हमारे पास एक, चलो यहाँ कर लेते हैं हम, कि ऐसी सिचुएशन हो, दो बॉडीज हैं, एक पर चार्ज Q है और एक पर चार्ज क्या है, 0, दोनों को टच करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो चार्ज क्या होगा, नया चार्ज Q/2, और इस पर भी क्या होगा, Q/2, ठीक है। अगर ये बॉडीज 3 होती तो Q/3, ठीक है, ऐसे हो जाता। यानी कि अगर ये 3 बॉडीज होती, टोटल चार्ज Q है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो इक्वली कैसे डिवाइड होगा, Q/3, Q/3, Q/3। ऐसे अगर 4 बॉडीज होती, Q/4 हो जाता है। n बॉडीज के लिए चार्ज कैसे डिवाइड हो जाता, Q/n। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी भी लगेगी और जो रूल फॉलो होगा वो एडिटिविटी का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज का काम करते हैं।